बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद पहली बार बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेंगलुरु में अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रही है, या फिर कहें कि शुरू ही हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी बैठक स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब साफ हो गया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी कल दोपहर बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक में जमीन बिल पास करवाने पर सहमति बनाने और राज्यों में बीजेपी की शक्ति बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में कार्यकारिणी के सभी 111 सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बीजेपी ही नहीं, अभी बता दें सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस बात पर लगी है कि बीजेपी के इस मंथन से आखिर क्या निकलने वाला है, क्या कुछ निकलेगा। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी, बहुत से अहम मुद्दों पर। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने बैठक स्थल की, जहां पीएम मोदी और साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। सस्पेंस बना हुआ था कि लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे या नहीं। अब उस सस्पेंस से पर्दा हट चुका है। कल दोपहर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे आडवाणी। और बेंगलुरु से एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत इस समय मौजूद है, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। माफ कीजिए, ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ हैं। ब्रजेश, एक एक करके तमाम बड़े चेहरे पहुंच ही चुके हैं। इस समय क्या हलचल आप देख रहे हैं? कंचन, जाहिर है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू होनी थी और वो बैठक जो है बस शुरू हो गई है। ठीक सुबह 10 बजे का समय इसके लिए निश्चित किया गया था और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी ठीक 9:50 पर इस होटल ललित अशोक, जो कि बेंगलुरु में मौजूद है और जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जगह है, वहां पर पहुंचे और जो रूपरेखा है उसके हिसाब से दीप प्रज्वलन के साथ इसकी औपचारिक शुरुआत। और उसके बाद से जो है चूंकि कर्नाटक यूनिट जो है बीजेपी की, वह जो है इसको मेजबानी कर रही है, तो ऐसे में कर्नाटक बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं प्रहलाद जोशी, वह एक स्वागत संदेश पढ़ेंगे और उसके बाद से बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनका भाषण होगा और उसके बाद से एक के बाद एक राज्यों की जो रिपोर्ट्स हैं वह पेश की जाएंगी। जो दोपहर के पहले तक का यह कार्यक्रम है। दोपहर के बाद जो है वह मुद्दे लिए जाएंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश मोर्चे पर जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर एक प्रस्ताव है, साथ में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जो विवाद रहा और उसमें पार्टी किस तरीके से लोगों के बीच जाए उसको लेकर भी विस्तृत बहस होगी। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर आज उनका भाषण नहीं होने वाला है, बल्कि यहीं पर बेंगलुरु में जो नेशनल कॉलेज है वहां पर आज शाम 5 बजे उनका भाषण होगा, जो सार्वजनिक सभा आयोजित की गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कल मोदी का भाषण होगा और इसके साथ ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो मोदी 3 दिन तक यहाँ बेंगलुरु में इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सिलसिले में रहने वाले हैं, कल उस भाषण के बाद से वह दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। तो फिलहाल जो निगाह है पूरी की पूरी न सिर्फ बीजेपी की बल्कि देश की तमाम बड़ी पार्टियों की, वह इस जगह पर है। यानी मेरे ठीक पीछे जो ये होटल है उसी के अंदर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है, वो भी उस परिप्रेक्ष्य में जबकि बीजेपी ने अपने को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन जाने का दावा किया है। और इसी सिलसिले में ये भी बता दूं कि 1 महीने तक इस अभियान को और सघन बनाया जाएगा, इस पर भी यहाँ चर्चा होगी। साथ में जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पर भी पार्टी बेस को मजबूत करने की कवायद यहाँ पर होगी। इसके साथ ये भी बता दूं कि आरएसएस की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन की भूमिका में है कृष्ण गोपाल, जो कि आरएसएस के सह सरकार्यवाह है, वो भी बीती रात यहाँ पहुंच गए और उनकी भी आज सुबह यहाँ पर जो बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं रामलाल, उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। फिलहाल जो है यहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई। जी ब्रजेश, एक बहुत ही अहम सवाल है कि क्या पार्टी के नए महासचिवों का नाम भी घोषित किया जाएगा, उनके नामों का ऐलान भी किया जाएगा आज? देखिए, जहां तक इस बारे में सवाल है, जो तस्वीर जो साफ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये नाम ऐलान कर दिए जाएं। इस तरह की भी संभावना जरूर बनी हुई है, क्योंकि हमेशा बात हो रही थी कि जो अमित शाह की जो टीम है उसमें जो है कुछ नए चेहरे और जुड़ सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखें कि जब वह अध्यक्ष बनाए गए थे तो वह फुल फ्लेज प्रेसिडेंटशिप नहीं थी, बल्कि जब पार्टी सत्ता में आई और राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे तो राजनाथ सिंह ने वो कुर्सी खाली की थी और ऐसे में अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो उसमें जो है उनकी जो टीम है उसमें कुछ नए चेहरे जुड़ सकते हैं, इसकी भी जो संभावना यहाँ पर बन सकती है। कंचन, ब्रजेश, जैसा कि आपने बताया कि कल पीएम मोदी का भाषण होगा और फिर समापन भी उनके भाषण के साथ ही हो जाएगा कार्यकारिणी की बैठक का। लालकृष्ण आडवाणी के बैठक में भाषण को लेकर जो सस्पेंस बना था, अब उस पर से भी पर्दा हट चुका है। लालकृष्ण आडवाणी कब भाषण देंगे?
देखिए, जो परंपरा रही थी, अगर देखा जाए पिछले कई दशकों से, अगर पिछले 2 दशक की हम बात करें, तो जो लाल कृष्ण आडवाणी का भाषण होता रहा है कार्यकारिणी के आखिरी दिन। 2013 में गोवा में जो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, तब वो नहीं आए थे, इसलिए उनका भाषण वहां पर नहीं हो पाया था और ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह ने भाषण दिया था। यहाँ पर जो जानकारी आ रही है, कल उनका भाषण हो सकता है। हालांकि ऊहापोह की स्थिति खुद जो है आडवाणी कैंप से ही बनी थी, जिसमें यह कहा गया था कि आडवाणी खुद नहीं चाहते कि वो भाषण दें और ऐसे में इस बात ने जोर पकड़ा कि क्या जो है आडवाणी का भाषण हो पाएगा या नहीं। लेकिन संकेत ये है कि शायद आडवाणी का भाषण हो जाए। जो इसके बारे में जो स्वर आ रहे थे कि अगर उनका भाषण नहीं होगा तो उसके पीछे जो अटकलें थी वो ये थी कि आडवाणी, जाहिर है पिछले अगर 2 वर्षों से देखा जाए, मोदी की जब बीजेपी के पीएम पद की उम्मीदवारी थी, उस समय भी उन्होंने जिस तरीके से पूरा नकारात्मक रुख रखा, यहाँ तक कि जब कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना था नरेंद्र मोदी को गोवा की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, तब न सिर्फ वो नहीं आए बल्कि उन्होंने विरोध जताते हुए तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में एक हमेशा डर पार्टी को बना रहता है कि कहीं वह जो है इतने बड़े मंच पर अगर फिर से कोई नकारात्मक बात कर दें तो फिर एक अनावश्यक विवाद पैदा हो जाएगा। तो उनका भाषण नहीं होगा, इसके पक्ष में जो बातें थी वो ये तर्क थे। लेकिन जो एक तस्वीर बन रही है कि शायद उनका भाषण जो है कल के दिन यहाँ हो सकता है। चलिए, उन अटकलों से पर्दा हट चुका है कि आडवाणी भाषण देंगे या नहीं देंगे। ब्रजेश, मुद्दे कई हैं इस बैठक में चर्चा के, लेकिन अहम मुद्दा जिस पर नजर डाल दी जाए वो बिहार में चुनाव पर रणनीति को लेकर है। जो इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं, मतदान होना है, उसको लेकर रणनीति बीजेपी किस तरह से तैयार करेगी, ये बहुत ही अहम मुद्दा आज की बैठक में रहने वाला है। निश्चित तौर पर, क्योंकि ध्यान दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो है सो यह कार्यकारिणी है, इसके बाद और बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं उसके बीच कोई कार्यकारिणी की बैठक नहीं होने जा रही है। ऐसे में जाहिर है यहाँ पर पूरा मंथन जो है बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी होगा। आप ध्यान दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी के ऑफिस बियरर्स की मीटिंग थी तो कल शाम 7:30 बजे जो भाषण दिया था उसके बीच, उसमें भी वह प्रधानमंत्री कम और पार्टी के संगठन महामंत्री जैसी भूमिका में वह पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस तरह की बातें कर रहे थे। बिल्कुल जो एक तरह से कह सकते हैं जो माइक्रो लेवल प्लानिंग होती है उसकी चर्चा की जा रही थी। तो ऐसे में न सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात है, बल्कि जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल की जाए, खासतौर पर तब जबकि दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें पार्टी को तगड़ा झटका लगा। ऐसे में अगर बिहार में किसी किस्म का फेलियर होता है, अगर पार्टी वहां कामयाबी हासिल नहीं करती है, तो न सिर्फ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। उनके लीडरशिप को लेकर, उनके सरकार के इफेक्टिवनेस को लेकर इसकी भी चर्चा शुरू हो जाएगी। जाहिर है इन तमाम चर्चाओं के लिए जगह न बचे, इसके लिए पार्टी की पूरी कोशिश ये होगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की जाए और ऐसे में उसके मंथन के लिए इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, जो कि पार्टी का जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि तमाम लोग अपने अनुभव को सामने रख सकते हैं। जानकारी देने के लिए ब्रजेश कुमार सिंह हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं, बेंगलुरु से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए थे। बताया कि काफी सारे फेलियर्स पर आज पीएम मोदी अपनी इस बैठक में चर्चा करेंगे अपने तमाम 111 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ। बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले भाषण होगा अमित शाह का। बैठक में कार्यकारिणी के सभी 111 सदस्य शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं बेंगलुरु से, जहां पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी और अमित शाह मौजूद हैं और साथ में अरुण जेटली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की ये तस्वीरें हैं, बैठक स्थल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं स्वागत एक एक करके किया जा रहा है। सबसे पहले स्वागत किया गया लाल कृष्ण आडवाणी का, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका स्वागत किया गया। और बता दें कि कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज ने बातचीत की बीजेपी नेता ओम माथुर से। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में मोटे तौर पर किन किन बिंदुओं की चर्चा हो सकती है, हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी। ओम जी, आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, मोदी सरकार के आने के बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि यह वो कार्यसमिति की बैठक है जिस पर सबकी निगाहें हैं। मोटे तौर पर किन मुद्दों पर आप लोग ध्यान देने वाले हैं? देखिए, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक थी। उसमें लगभग सदस्यता अभियान में जो इस बार कार्यकर्ताओं ने एक जबरदस्त माइलस्टोन खड़ा किया है। दुनिया की नंबर 1 पार्टी हम बने। जब हमने प्रारंभ में घोषणा की थी तो लोग हमारी मजाक बना देते, लेकिन आज हम 10 करोड़ स्थिति पहुंच गए हैं और आज की तारीख में हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। तो कल तो दिन भर इसको 1 महीना सदस्यता अभियान का हमारा बड़ा है,
उस विषय पे चर्चा हुई और बाद में कौन कौन से आज जो दिन भर में है, आज और कल में 2 प्रस्ताव आने वाले, एक विदेश नीति पर और दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव। बाकी संगठनात्मक चर्चाएं जो कल सारी छोटे फॉर्म में हुई थी, वो भी सारी चर्चाएं आज यहाँ होने वाली है। केंद्र में जो आप लोगों की सरकार है, 11 महीने ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, उसकी सिद्धियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, खासतौर पर जैसे कि लैंड एक्विजिशन का बिल आया, उसको लेकर जो विवाद पैदा हुआ, क्या उसको भी लेकर जो है सो जो तमाम नेता जुटे हैं उनके बीच स्थिति साफ की जा सकती है ताकि इस पर मजबूती से आगे बढ़े? जैसे आया पहले दिन से ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी ने हाउस में एश्योर किया था, किसी भी कीमत पर किसान का कहीं पे भी नुकसान नहीं होगा और ठीक ढंग से बात पहुंचे। कुछ अमेंडमेंट भी किए हैं और ठीक ढंग से बात पहुंचे, इसलिए हमारे 2 मंत्रियों की टीम बड़ी है। पार्टी के भी सभी पदाधिकारियों को और नेताओं को यहाँ तक कहा गया कि वो भी नीचे स्तर से जाकर के जो कुछ हमने किया 10 महीने में, बाकायदा वो 10 महीने में हमने जो किया है वो जाकर के नीचे गांव तक पहुंचा है। बेंगलुरु जो है जहां पे कार्यसमिति की बैठक हो रही है, कर्नाटक में है, वो आपके लिए दक्षिण का द्वार है, तो पार्टी को दक्षिण भारत में मजबूत करना और नॉर्थ ईस्ट में भी मजबूत करना, यह भी प्रायोरिटी का हिस्सा है जिस पर निश्चित रूप से देखिए, बेंगलुरु में तो हम एक बार सरकार बना चुके हैं और कुछ कारण बेंगलुरु हम आने वाले समय में सरकार बनाएंगे और इसके साथ तमिलनाडु, केरल, यहाँ भी आंध्रा में, यहाँ भी हमारा प्रचार बढ़े, इसकी भी रणनीति तय होगी। आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाहिर है चुनाव बहुत दूर नहीं है, 2017 में होंगे, उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। क्या जो सो पार्टी ने विवादित मुद्दों को छोड़ देने की रणनीति अपनाई है, जैसे कि राम मंदिर? उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, अब तक उत्तर प्रदेश में मात्र 33 लाख सदस्य बने। इस बार हमने 1.5 करोड़ सदस्य क्रॉस कर चुके हैं और महीना भर हम मिले, हम 2 करोड़ सदस्य बनाने वाले। हमें लगभग पिछले लोकसभा चुनाव में 3.5 करोड़ के आसपास वोट मिले, 3 करोड़ के आसपास। हम सोचते हैं कि अगर 2 करोड़ हम मेंबर बनाते हैं तो आप इसको बने 1+1 मानिए तो 4 करोड़ वोट तक की व्यवस्था हमने की है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस बार एक नया प्रयोग किया हमने, बूथ प्रवासी कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में कुल 1,40,000 बूथ है, उनमें से हमने 1,20,000 टारगेट बनाए। आज मेरे पास कंफर्म उत्तर प्रदेश के 94,000 बूथ प्रवासियों की फौज है और वो ऑर्गेनाइजेशन के पैरेलल साथ साथ और इन्हीं को आगे जाकर के मैं चुनाव व्यूह रचना की काम देने वाला हूं। निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे, कोई पुराने मुद्दे कोई मुद्दे नहीं है, पार्टी अपने ढंग से जो स्थान है जो उस अनुसार चल रही है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? देखिए, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है और उचित समय पर राम मंदिर भी बनेगा, निश्चित रहिए आप। मतलब पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है? मैंने बताया ना, पार्टी कब क्या करेगी समय समय पर आपको बताते रहेंगे हम।